स्टूडेंट, आप लोग जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे और अच्छे से होंगे और ऑनलाइन क्लास में जो यूट्यूब पे वीडियो आ रही है उसका आनंद भी ले रहे होंगे और आप लोगों में इतिहास की एक अच्छी समझ भी विकसित हो गई होगी। अभी तक इतिहास की जो क्लास चली, मैंने प्री कम टू मेंस पढ़ाया है आप लोगों को। तो आज के इस विषय में, आज के इस अंक में मैं उन तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो आपके प्री एग्ज़ाम के लिए और ख़ासकर वनडे वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को इतिहास में जितना अब तक पढ़ाया है और वहाँ से कहाँ कौन से क्वेश्चन, उतने चीज़ों से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया आपके सामने, भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक का नाम क्या है? तो भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसके लेखक कल्हड़ हैं। भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक का नाम क्या है? तो भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जिसके रचयिता चाणक्य, जिनका एक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। अर्थशास्त्र नाम से लगता है कि अर्थशास्त्र एक अर्थव्यवस्था की पुस्तक थी, लेकिन ये अर्थव्यवस्था की ना होकर एक राज्य व्यवस्था की पुस्तक थी। मित्रों, आज के इस अंक में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक आप लोग के तो आज का ये विषय है प्रश्नों का सार संग्रह का। प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है कि नवपाषाण काल शब्द की उत्पत्ति या खोज किसने की? तो जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल शब्द की खोज की। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सामुदायिक जीवन जीने का पता और कृषि का पता सबसे पहले कहाँ से चलता है? तो आपको मध्य पाषाण काल से पता चलता है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्नपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण काल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नपुरा पाषाण काल में मानव कौन से औजार का प्रयोग करता था? तो निम्नपुरा पाषाण काल में मानव क्वार्ट जायट से संबंधित पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने में करता था। फिर यही क्वेश्चन अगले टॉपिक से भी आ सकता है कि मध्यपुरा पाषाण काल में मानव किन पत्थर का यूज करता था? तो मध्यपुरा पाषाण काल में मानव चाल, सिडनी, चर्च जेट पर जैसे पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उच्चपुरा पाषाण काल में मानव किन हथियारों का प्रयोग करता था? तो आप फिर उसमें चाल, चर्च, सिडनी जैसे पत्थरों का उपयोग मानव इस काल में भी करता था। तो मित्रों, ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सारे वीडियो को एक सिरे से देखिए, उसमें जितने कॉन्सेप्ट है उसको तो आप पढ़िए और आज का वीडियो जो है इसको पॉज कर करके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले तब से इतिहास मान्य माना जाता है। तो भारत का पहला ऐतिहासिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य, आप इसको नोट कर लें। और मानव ने सभ्यता की शुरुआत किस काल से की? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो मानव ने सभ्यता की शुरुआत नवपाषाण काल में की। मानव ने आग की खोज किस काल में की? मानव ने आग की खोज नवपाषाण काल में की। मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया? मानव ने पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया। मानव ने कृषि करना कब से शुरू किया? तो मानव ने कृषि नवपाषाण काल से शुरू किया। और मानव ने पशुपालन की शुरुआत कब की? तो मध्य पाषाण काल में मानव ने कृषि की शुरुआत की, राजस्थान के बागौर से। और गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिला है। चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण कोल्डहिवा से मिला है 6500 ईसा पूर्व। विश्व में गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? विश्व में गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण मिस्र के वाडाकुबानिया से मिला है, जो 12,500 ईसा पूर्व था। सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी मानव को किस काल में होती है? तो वो नवपाषाण काल में होती है। आग की खोज मानव ने किस काल में की? तो वो नवपाषाण काल में होती है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जिन पर मैं आगे चर्चा निरंतर करता रहूँगा। नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल संस्कृति चली। ताम्रपाषाण को ताम्रपाषाण क्यों कहा जाता है?
क्योंकि तांबे के साथ साथ पाषाण उपकरण भी मिलते रहे, इसलिए ताम्रयुग ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारी संस्कृतियाँ निकल के आती हैं, जैसे आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, सावलदा संस्कृति, कायथा संस्कृति। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम संस्कृति कौन सी, तो वो आहार संस्कृति थी। किस संस्कृति को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, तो आहार संस्कृति को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती राजस्थान का एक स्थल है। ठीक है मित्रों, तो आप लोग को जितना टॉपिक अभी तक पढ़ाया गया है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में भेजते कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको दोबारा वो चीज़ समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन मित्रों, बस एक बात का खेद ये है कि जब कोई मेहनत करता है, जब कोई मेहनत कर रहा होता है, जैसे मुझे ले लीजिए, मैं हर दिन वीडियो बनाकर आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि आप लोग घर में बैठ के भी क्वेश्चन आंसर करें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। लेकिन मित्रों, मेरे द्वारा दिए गए प्रश्न का जब कोई जवाब मुझे नहीं देता है तो अंदर से बड़ी तकलीफ़ हो जाती है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया अभी तक का सारा कार्य बहुत निरर्थक साबित हो जाता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जागरूक हैं जो मुझे प्रश्नों का उत्तर लिख के देते हैं, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बड़ी श्रृंखला में बच्चे हमसे जुड़ें और निरंतर प्रश्नों का उत्तर देते रहें। आप जो शिक्षा की प्रणाली के बारे में बात करूंगा तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन अभी ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मित्रों पूरा भारत अभी तक कोरोना वायरस से उस तरह से नहीं जूझ रहा है जितना वर्तमान में जूझ रहा है। ऐसा आप लोग भी न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे। अयोध्यावासी फैजाबाद में जो भी रह रहे हैं, पता होना चाहिए कि मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 50+ मरीज हमारे फैजाबाद में भी निकल के सामने आ चुके हैं। जैसे जैसे जांच काम दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे पेशेंटों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। शिक्षा को मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ही अभी ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहना होगा। सभी लोगों को जो पढ़ने वाले हैं वो निरंतर शिक्षा ऑनलाइन ही चलेगी अभी तो। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग करते रहें, बेवजह बाहर एकदम ना निकलें। मैं हर वीडियो के आखिरी में क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के सुख एवं स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मित्रों, आज का वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आज मैं किसी कारणवश चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ। लेकिन जितने प्रश्नों को मैंने आप लोगों तक पहुँचाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी, पीएससी और वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए। और कल की क्लास में मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता की मैं शुरुआत करूँगा। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उसके बारे में कल मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। और करंट का जो प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था उसका कई लोगों ने जवाब दिया है और उस जवाब का मैंने रिप्लाई भी किया है। काफ़ी अच्छा लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। तो आप लोग जहाँ भी रहिए अच्छे से पढ़िए और सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, और प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइबर बढ़वाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुँचाइए। इसी बात के साथ आज का मैं ये वीडियो ही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।